हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट 3 के अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है सांस्कृतिक विविधताएं। ये टॉपिक डीपी मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डाइवर्सिटीज़ में व्यक्त किया है और ये पुस्तक 1958 में भारत की विविधता को विस्तार से स्पष्ट करने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मॉडर्न इंडियन कल्चर एवं डाइवर्सिटीज़, ये दो पुस्तकें उनकी प्रमुख पुस्तकों में से हैं और उनकी सबसे प्रमुख सामाजिक रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा भारतीय समाज से संबंधित प्रमुख विभिन्नताओं का विस्तार से विश्लेषण किया है और विश्लेषण करते हुए समाजशास्त्र में इनके अध्ययन पर बहुत बल दिया है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जिन प्रमुख विषयों पर विचार किया है वो एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। तो पहला देखिए, संस्कृति की अवधारणा क्या है, इस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। और दूसरा है ऐतिहासिक आधार पर भारतीय संस्कृति में मिश्रण और समन्वय। इस संदर्भ में भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। और तीसरा है परंपरा एवं आधुनिकीकरण। ये तीनों टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डीपी मुखर्जी के इसी संदर्भ में आगे जो व्याख्या की है उस पर प्रकाश डालते हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र संस्कृति है। तो मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है? संस्कृति। ये किसने बताया है? डीपी मुखर्जी ने इस बात को स्वीकार किया है। संस्कृति से उनका अभिप्राय केवल कुछ विशेष परंपराओं अथवा धार्मिक व्यवस्थाओं से नहीं था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसी समग्रता के रूप में स्पष्ट किया है जिसमें लंबे समय से समन्वय और संशोधन की प्रक्रिया चलती रही है। क्या क्या रहा है इसमें, मैं दोबारा से एक बार और बताती हूँ आपको कि डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र संस्कृति को माना है। संस्कृति से उनका अभिप्राय केवल कुछ विशेष परंपराएं या धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसी समग्रता के रूप में स्पष्ट किया है जिसमें लंबे समय से समन्वय होता रहा है और संशोधन होता रहा है। ये दोनों प्रक्रियाएं उसमें चलती रही हैं। सांस्कृतिक विविधताओं को उत्पन्न करने में मुस्लिम हिंदू संबंध एवं पश्चिम का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। राजनीतिक आधार पर, आर्थिक संबंधों के आधार पर तथा सांस्कृतिक आधार पर अनेकानेक विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें देखते हैं हम राजनीतिक आधार पर भारत में 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। इसी बीच हिंदू, मुस्लिम
शासकों में अनेक संधियां हुई। वो तो नेचुरल है कि ऐसा होगा। हिंदू और मुस्लिम शासक आपस में कहीं युद्ध होंगे तो कहीं संधियां होंगी, तो कई संधियां हुई। विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य साझेदारी हुई, भाईचारे की भावना पनपी और इस संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़े। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। समन्वित संश्लिष्ट संस्कृति विकसित हुई। जब ये दोनों धर्म के लोग आपस में मिलेंगे, साझेदारी करेंगे, भाईचारे की भावना से रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों से जुड़ी हुई समन्वित और संश्लिष्ट संस्कृति विकसित होगी। वही हुआ और इस तरह से संस्कृति में विविधताएं बढ़ती गईं। अब देखते हैं दूसरा आधार। दूसरा आधार है आपका आर्थिक आधार। तो आर्थिक संबंधों के आधार पर मुस्लिम और हिंदू वर्गों में कई मुद्दों पर काफ़ी समानताएं रही हैं। मुगल काल में सैनिक सरदार मुसलमान हुआ करते थे, ठीक है, और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ रही हैं ना। जमींदार तो हिंदू थे और सैनिक सरदार जो हैं मुसलमान थे। इस समय भी ग्रामीण जनता उपेक्षित और शोषित रही। फिर भी वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। देखिए, जनता का शोषण हो रहा था, जनता उपेक्षित थी, फिर भी वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक चेतना की इस समय कमी थी। अगर सांस्कृतिक चेतना होती तो 100% क्या होता, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन उस समय सांस्कृतिक चेतना की कमी थी और जमींदारों का प्रभाव अधिक था, इसलिए इस वर्ग संघर्ष की पोजीशन पैदा नहीं हुई। अब तीसरा आधार देखते हैं। तीसरे आधार में देखिए, सांस्कृतिक आधार है ये, और इस पर साहित्य, वेशभूषा तथा कला के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमानी संस्कृतियों ने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। और उसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे समाज में। जैसे देखिए, उत्तर भारत में मुसलमानों का सूफी मत और हिंदुओं की भक्ति संप्रदाय का एक दूसरे से निरंतर प्रभावित होना इसका उदाहरण है। मैं आपको फिर से बताती हूँ अगर समझने में दिक्कत आ रही है। सांस्कृतिक आधार पर साहित्य है, वेशभूषा है तथा कला के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों ने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया है। उत्तर भारत में मुसलमानों का सूफी मत और हिंदुओं का भक्ति संप्रदाय, यानी दोनों चीज़ें देखिए, मुसलमानों का सूफियाना अंदाज और हिंदुओं का भक्ति संप्रदाय एक दूसरे से निरंतर प्रभावित रहे। दोनों में देखो तो एक दूसरे की झलक दिखाई देती है। मुखर्जी ने लिखा है कि इसके बाद भी व्यक्ति राष्ट्र और पारलौकिकता के बारे में हिंदू मुसलमानों का दृष्टिकोण एक दूसरे से काफ़ी अलग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये आपके कुछ आधार बता दिए। अब एक और देखते हैं, वह है पश्चिम का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े हैं। जैसे अधिकांश बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों ने समय समय पर पश्चिमी संस्कृति के मशीनीकरण का व्यापक विरोध किया था। मशीनों के द्वारा उत्पादन होने से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन हो सकता था, इसलिए इसका विरोध हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में ये सब हुआ और अंग्रेज़ों का असर भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। और आज की पोजीशन तो ऐसी है जिसमें पश्चिम का बहुत प्रभाव है। हम सुबह से लेकर के शाम तक कहीं ना कहीं पश्चिम के प्रभाव में आज भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया
भारत में सांस्कृतिक विविधताएं की स्थिति डीपी मुखर्जी के अनुसार क्या क्या है, तो वो मैंने आपको बताया। इस पूरे टॉपिक में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे मोबाइल पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी पे जाकर के भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाकर के मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।